आगजनी, पथराव, टकराव। आपको निर्णय वापस लेना होगा। देश के कई राज्यों में युवाओं का आक्रोश। वजह अग्निपथ योजना। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई हिस्सों में युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली योजना नहीं है जिसके जरिए मोदी सरकार सेना की मरम्मत में लगी हो। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानिए मोदी सरकार में हुए सेना के 5 बड़े बदलाव। सबसे पहले बात उस बदलाव की जिसने सेम रैंक के फौजियों की पेंशन समान की। 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP नोटिफाई कर 1 जुलाई 2014 से इसे लागू किया। इसे अलग अलग समय पर रिटायर हुए सेम रैंक के फौजियों की पेंशन समान करने के लिए लाया गया। OROP से 20,60,220 पूर्व सैनिकों को लाभ मिला। OROP के तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सरकार सालाना 7,123 करोड़ खर्च करती है। 1 रैंक 1 पेंशन पर सवाल उठे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को सरकार ने 1 रैंक मल्टीपल पेंशन बना दिया है। मतलब ये कि सेम रैंक के रिटायर लोगों की सैलरी अब भी अलग है। हर 5 साल पर OROP पेंशन को रिवाइज करके रिफिक्स करने पर भी पूर्व सैनिकों ने सवाल उठाए हैं। OROP के बाद रक्षा बजट का 28.4% हिस्सा रक्षा पेंशन पर खत्म होने पर सवाल खड़े हुए। सेना में दूसरा बड़ा बदलाव था CDS की नियुक्ति, जो पहली बार 2019 में हुई। 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना और सरकार के बीच तालमेल बिठाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की और 3 महीने बाद ही 24 दिसंबर 2019 को CDS पोस्ट बना दी गई। लेकिन CDS पद बनाए जाने पर कई सवाल उठे। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी से बात की। वो कहते हैं कि इस पद के क्या मायने हैं, ये अभी तक सही से क्लियर नहीं हो पाया है। अगर CDS पद इतना ही जरूरी है तो 6 महीने से ये खाली क्यों है? CDS को छोड़ कोई महत्वपूर्ण सरकारी विभाग नहीं है जहां हेड नहीं है और फिर भी काम चल रहा हो। आत्मनिर्भर भारत, ये 2 शब्द हम भारतीयों को थोड़ा और भारतीय बनाने के लिए काफी है ना, लेकिन इस स्वदेशी पर भी कई सवाल खड़े हुए। 2022-23 के बजट में सरकार ने बताया 21,149 करोड़ सिर्फ स्वदेशी हथियार और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद जनरल विपिन रावत ने कहा था, अगला युद्ध स्वदेशी हथियार व उपकरणों से लड़ा और जीता जाएगा। विपिन रावत के इस बयान के बाद कई सवाल उठे थे। रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर उदय भास्कर कहते हैं कि भारत इस समय 60 से 70% आयुध यानी जंग का सामान विदेश से खरीदता है। भले ही DRDO अपने 52 लेबोरेटरी में सेंसर, हथियार और मिसाइल तैयार करता हो, लेकिन इसके कल पुर्जे विदेश से ही लाए जाते हैं। स्वदेशी होने के बाद भी ब्रह्मोस मिसाइल के 65%, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 40% कल पुर्जे विदेश से आयात होते हैं। अब बात उस स्कीम की जो इन दिनों हर नुक्कड़ चौराहे की बहस का मुद्दा बनी है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ तीनों सेनाओं में शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट के लिए नई स्कीम है। इसमें भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसमें 4 साल बाद 25% की परमानेंट भर्ती होगी। बाकी युवाओं को 11,71,000 रुपए देकर रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निपथ के ऐलान के बाद युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल जॉब सिक्योरिटी को लेकर है। हालांकि ये समस्या सरकार की है, न कि मिलिट्री की। युवाओं का विरोध इस बात पर है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनका क्या होगा। वहीं अग्निवीरों के बिल्ले, बैज और चिन्ह रैंक अलग होने से सेना में भेदभाव बढ़ने जैसी बात को एक्सपर्ट गलत मानते हैं। बीते सालों में मिलिट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के कई फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के तौर पर थिएटर कमांड्स को भी देखा गया। तीनों सेना और अन्य सैन्य बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इनको एक छत के नीचे लाना ही थिएटर कमांड है। इस कमांड का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होता है। अभी तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड है। कुल 17 सिंगल सर्विस कमांड है। एयरफोर्स और थल सेना की 7-7 और नेवी की 3। थिएटराइजेशन के तहत तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड्स होंगी। एक कमांड के अंदर तीनों सेना होंगी।
नए थिएटर कमांड पर एयरफोर्स ही सवाल उठा चुका है। वायुसेना ने अपनी सीमित हवाई संपत्ति को अलग अलग थिएटर कमांड्स के बीच बांटने का विरोध किया है। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी और जनरल सतीश दुआ दोनों ही थिएटराइजेशन के आइडिया को आधुनिक और जरूरी मानते हैं। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी, सेना में लगातार हो रहे बदलावों की और वे